सोलैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि लॉन्ग युए और शू मियर की जबरदस्त लड़ाई में लॉन्ग युए ने अपने माउंटेन ड्रैगन किंग की छठी और सातवीं सोल स्किल का उपयोग करके विशाल ड्रैगन रूप धारण किया और शक्तिशाली माउंटेनस ऑपरेशन से शू मियर को दबा दिया। जब शू मियर अपनी खतरनाक सोल मिसाइल्स इस्तेमाल करने वाली थी, तभी युनमिंग ने लड़ाई रोक दी और लॉन्ग युए को विजेता घोषित किया, जिसके बाद शू मियर ने उसे चुन लिया। गाइज, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही नॉवल एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उस लड़ाई के बाद किसी कारण से लॉन्ग युए के दिल में दबंग शू मियर के लिए एक खास सा एहसास पैदा हो गया था। वो उसकी उम्र के आसपास मिलने वाली पहली ऐसी व्यक्ति थी जो उससे भी ज्यादा आक्रामक थी, और ये बात कि वो एक महिला थी इसे और भी असाधारण बना देती थी। तांग यिनमेंग मुस्कुराई और बोली, बधाई हो मियर, आखिरकार तुम्हें अपना सही साथी मिल ही गया। अगली महिला प्रतिभागी जिसका नाम निकला है वू सीदुओ। वू सीदुओ का कमल पत्ता धीरे धीरे आगे की ओर तैरने लगा। उसके चेहरे पर जटिल सी भावनाएं दिखाई दे रही थी। उसने सामने खड़े सभी पुरुष प्रतिभागियों की ओर देखा, फिर तांग वूलिन के बगल में खड़ी उस अद्भुत सुंदरी की ओर नजर डाली। उसके बाद उसने दांत भींच लिए और अपने कमल पत्ते को आगे बढ़ाया, सीधे तांग वूलिन की ओर। उसने कोई सवाल नहीं किया और ना ही कोई शर्त रखी। वो बस सीधे तांग वूलिन के पास आकर रुक गई। तांग वूलिन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम? उसने तांग वूलिन की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम? तांग वूलिन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई। तुमने मुझे ही क्यों चुना? मैं तुम्हें क्यों नहीं चुन सकती? इसका तांग वूलिन के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर इस चरण में पहल महिलाओं के हाथ में थी। वू सीदुओ ने सिर झुका लिया, मानो गहरे विचार में डूब गई हो। निस्संदेह सभी महिला प्रतिभागियों में वू सीदुओ हर दृष्टि से काफी उत्कृष्ट थीं। फिर भी दुर्भाग्य से नायर ने उससे पहले ही तांग वूलिन को चुन लिया था। नायर की तुलना में वो स्पष्ट रूप से फीकी पड़ जाती थी। फिर भी नायर के चुन लेने के बाद भी तांग वूलिन को चुनने का साहस दिखाना उसके बड़े हौसले की निशानी थी। बाकी अधिकांश महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों से सवाल या शर्तें रख रही थीं, और शू मियर तथा लॉन्ग युए की महाकाव्य लड़ाई के बाद चौथे चरण की प्रक्रिया काफी तेज हो गई थी। हालांकि कुछ बड़ी उम्र की महिलाओं ने कोई चयन नहीं किया, इसलिए वो इस चरण से बाहर हो गईं। बेशक वो अभी जा नहीं सकती थी, क्योंकि अंतिम चरण बाकी था जिसमें उनकी मौजूदगी की आवश्यकता पड़ सकती थी। आखिरी चरण में ही पुरुष प्रतिभागियों को पहल वापस मिलनी थी, जहां वो अपनी पसंद की महिला से प्रेम का इजहार कर सकते थे। दाई यूनेर। आखिरकार राजकुमारी की बारी आ ही गई। दाई यूनेर का कमल पत्ता धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी नजरें पूरे समय तांग वूलिन पर टिकी रहीं। उसने पुकारा, भाई 3। तांग वूलिन ने उसकी ओर देखा और उसके मन में तुरंत अशुभ सा एहसास पैदा हो गया। जैसा कि उसने सोचा था, दाई यूनेर आंसुओं से चमकती आंखों के साथ सीधे उसकी ओर आ गई। भाई 3, क्या तुम्हें पता है मैं कितने समय से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम्हें ढूंढ रही हूँ? सब कहते थे कि तुम मर चुके हो, कि उस छोटे संसार से कोई वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं किया। मैंने 3 साल से ज्यादा समय तक तुम्हें ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश की। हाल ही में मुझे तांग संप्रदाय से पता चला कि तुम वापस आ गए हो, इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ गई। मैं तुम्हारे लिए अपनी राजकुमारी की उपाधि भी छोड़ने को तैयार हूँ। मैं ड्रैगन वैली में बिताए हमारे समय को भूल नहीं सकती। मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तांग वूलिन के पास जवाब नहीं था। उसे उसके लिए कुछ स्नेह जरूर था, लेकिन वो उसे प्रेमिका के रूप में नहीं देखता था। पर अगर वो इस सी गॉड फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन में कह देता कि उसे वो पसंद है, तो उस शब्द का अर्थ तुरंत बदल जाता। दाई यूनेर मुस्कुराई और बोली, मुझे पता था तुम भी मेरे लिए ऐसा ही महसूस करते हो। ये कहते ही उसका कमल पत्ता सीधे तांग वूलिन के पास आ गया। मैंने कब कुछ कहा? तांग वूलिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। उसके बाएं और बाएं पहले ही नायर और वू सीदुओ खड़ी थीं, इसलिए दाई यूनेर उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बड़े सुंदर ढंग से मुड़ गई। अब तुम्हारी आंखों में सिर्फ मैं ही रहूंगी। क्रैक! पास से उंगलियां चटकने की आवाज आई। तांग वूलिन ने मुड़कर देखा तो लॉन्ग युए उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में हत्या सी भावना थी। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा तांग वूलिन को लगा था कि नायर शायद लॉन्ग युए को चुन लेगी। तभी एक ठंडी आवाज आई, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास मैं हूं, फिर भी तुम किसी और को देख रहे हो?
शू मियर की आवाज़ थी। उसके हाथ में एक हाथ से पकड़ी जाने वाली तोप थी और उसका मुहाना सीधे लॉन्ग यूए की कमर पर टिका था। लॉन्ग यूए ने बेहवसी से कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? शू मियर बोली, तुम बताओ। इस तरह स्थिति काफी अजीब हो गई और तांग वूलन की हालत भी बेहतर नहीं थी। उसके सामने दाई यूनेर, बाईं ओर नायर और दाईं ओर वू सीदुओ खड़ी थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि सी गॉड फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन में वो इतनी अजीब स्थिति में फंस जाएगा। अगली प्रतिभागी है युआन एन ये हुई। जूनियर शिष्या, अब तुम्हारी बारी है। ये नाम सुनते ही शिए का पूरा शरीर तन गया और तांग वूलिन भी उसके लिए चिंतित हो गया। दाई यूनेर उससे छोटी थी, इसलिए उसके सामने खड़े होने के बावजूद तांग वूलिन आसानी से आगे देख सकता था। अब युआन एन की बारी थी। तांग वूलिन 3 साल से अधिक समय तक गायब रहा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि शिए और युआन एन के बीच का संबंध कितना आगे बढ़ा था। लेकिन शिए की अभी की स्वीकारोक्ति से ये साफ था कि वे अभी भी जोड़े नहीं बने थे। अगर इस बार भी वो युआन एन का दिल नहीं जीत पाया तो उसके लिए सब खत्म हो जाएगा। युआन एन ये हुई ने कहा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, शिए का शरीर कांप उठा। मैंने बहुत पहले कहा था, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो पहले मुझे हराना होगा। आओ, अगर तुम यहाँ मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें चुनूंगी। युआन ये हुई ने तीखी नज़र से शिए की ओर देखा। शिए का शरीर कांप उठा। उसने गहरी सांस ली मानो उसके फेफड़े फटने वाले हों और फिर धीरे से सांस छोड़ी। तो वो इस तरह से मुझे परोक्ष रूप से ठुकरा रही है? उसके चेहरे पर आत्म उपहास भरी मुस्कान आ गई। वो दोनों एक दूसरे की क्षमताओं को अच्छी तरह जानते थे, इसी कारण वो जानता था कि उनके बीच कितना अंतर है। ये अंतर कभी कम नहीं हुआ था और पिछले कुछ वर्षों में कड़ी मेहनत करने के बावजूद वो बस इतना ही कर पाया था कि बहुत पीछे न रह जाए। क्या वो सबके सामने मुझे अपमानित करके चाहती है कि मैं उसे छोड़ दूं? ठीक है, तो ऐसा ही सही। उस क्षण शिए ने सारी झिझक और बंधन छोड़ दिए। परिणाम चाहे जो हो, वो पूरी ताकत से लड़ेगा। उसका शरीर अब नहीं कांप रहा था, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। अगर हारना भी है तो उससे हारना चाहता था। उसने गहरी सांस ली और ऊंची आवाज में कहा, ठीक है। उसका कमल पत्ता आगे बढ़ा और उसकी आंखों में दृढ़ता चमक रही थी। युआन ये हुई ने ठंडी फुंकार मारी। उसके पीछे रोशनी चमकी और उसकी पीठ से तुरंत पंखों की एक जोड़ी फैल गई। ये उसका फॉलन एंजल मार्शल आउल था। उसकी पैरों के नीचे 2 बैंगनी और 3 काले, कुल 5 सोल रिंग अप्रकट हुए। पिछले 3 वर्षों में स्पिरिट पैगोडा में साधना के दौरान उसके सोल रिंग में बहुत सुधार हुआ था। शिए के पैरों के नीचे भी 5 सोल रिंग प्रकट हुए, 4 बैंगनी और 1 काला। सोल रिंग की बनावट के मामले में वो अभी भी युआन एन से कमजोर था। युआन ये हुई ने अपने पंख फड़फड़ाए और काली बिजली जैसी तेजी से नीचे झपट पड़ी, सीधे शिए की ओर। उसकी दूसरी सोल रिंग चमकी और उसके हाथ में अंधकार की तलवार प्रकट हो गई। सोने की रोशनी चमकी और शिए का लाइट ड्रैगन डैगर उसके हाथ में आ गया। युआन ये हुई के सामने आते ही उसका शरीर हल्का सा हिला। ये बहुत सूक्ष्म हरकत थी, लेकिन देखने वालों को ऐसा भ्रम हुआ कि उसकी असली स्थिति समझ पाना मुश्किल हो गया। लॉन्ग यूए और दाई यूनेर दोनों बड़े ध्यान से देख रहे थे। अतीत में वो दोनों युआन एन और शिए के प्रतिद्वंद्वी रह चुके थे। पिछले 3 वर्षों में वो खुद बहुत मजबूत हो गए थे, तो उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी कितने आगे बढ़े होंगे? तांग वूलिन भी ध्यान से देख रहा था। वो पिछले 3 वर्षों में अपनी सोल पावर नहीं बढ़ा पाया था, क्योंकि वो ड्रैगन कब्रिस्तान में कंकाल दफनाने में लगा था, लेकिन उसे इसका कोई पछतावा नहीं था। फिर भी वो जानना चाहता था कि अब उसके और उसके दोस्तों के बीच कितना अंतर रह गया है। युआन एन ये हुई कि अंधकार तलवार अचानक फैल गई और बैंगनी काली रोशनी झील की सतह पर चमक उठी। शिए का शरीर उछलकर आकाश में उठा, मानो कोई ड्रैगन ऊपर उठ रहा हो। उसका शरीर और उसका खंजर एक हो गए और हल्की सी ड्रैगन की गर्जना सुनाई दी। उसने अपना लाइट ड्रैगन डैगर सिर के ऊपर उठाया और सीधे अंधकार तलवार से टकराने का निर्णय लिया। टिंग! एक साफ टकराव की आवाज गूंजी और दोनों तुरंत अलग हो गए। युआन ये हुई पंख फड़फड़ाकर और ऊपर उड़ गई, जबकि शिए सुनहरे ड्रैगन की तरह पीछे की ओर उड़ गया। शुरू में ही शिए ने अपना चौथा सोल स्किल लाइट ड्रैगन इस्तेमाल किया था, लेकिन वो केवल युआन एन ये हुई के दूसरे सोल स्किल के साथ ही बराबरी कर पाया था। अचानक शिए हवा में गायब हो गया। उसका लाइट ड्रैगन मानो रात के आकाश में विलीन हो गया था, जैसे वो पूरी तरह पारदर्शी बन गया हो।
युआनन येहुई ने अपनी आंखें से कोड़ ली और अपने पंख फैलाकर हवा में स्थिर हो गई। उसके पूरे शरीर पर रोशनी के कण चमकने लगे और सबको हैरान करते हुए उसने इसी क्षण अपना बैटल आर्मर बुला लिया। गहरी बैंगनी रंग का चमकदार कवच उसके पूरे शरीर पर प्रकट हो गया। उसके सभी दोस्तों में उसका बैटल आर्मर बनाना सबसे कठिन था, क्योंकि उसे एक साथ 2 मार्शल सोल्स के अनुरूप बनाना पड़ा था। इसी कारण उसका बैटल आर्मर उसके दोस्तों की तुलना में थोड़ा कम शक्तिशाली था। फिर भी गहरे बैंगनी रंग का वो कवच बेहद सुंदर लग रहा था और उसके लहराते लाल बालों के साथ मिलकर वो अत्यंत आकर्षक प्रतीत हो रही थी। उसके कवच का सिर वाला भाग एक मुकुट जैसे घेरे से बना था, जिसमें 2 खोखले सींग थे जो उसके सिर के चारों ओर फिट हो जाते थे। ये उसका पूरा सिर नहीं ढकता था, जिससे वो अधिक लचीला और कम भारी लगता था। बैंगनी रोशनी उसके चारों ओर घूमने लगी और हवा में एक हल्का बैंगनी क्षेत्र बन गया जो किसी डोमेन जैसा प्रतीत हो रहा था। हालांकि ये लॉन्ग युए जितना विशाल नहीं था। क्या ये सच में एक डोमेन है? तांग वुल्लिन ने ये देखकर काफी आश्चर्यचकित था और लॉन्ग युए तथा डाई यूनर भी उतने ही चकित थे। स्पष्ट था कि युआनन येहुई बहुत सावधानी बरत रही थी, जिससे पता चलता था कि वो अपने प्रतिद्वंदी को बहुत गंभीरता से ले रही थी। शिए भी अब पहले से काफी अधिक शक्तिशाली हो गया था। उसी क्षण बैंगनी डोमेन के भीतर अचानक एक क्षेत्र जोर से कांप उठा, जैसे किसी ने कागज काटने वाले चाकू से उस डोमेन को चीर दिया हो। युआनन येहुई ने जोर से चिल्लाया और तुरंत पीछे मुड़ी। उसकी डार्कनेस तलवार, जो अब बैंगनी क्रिस्टल जैसी बन चुकी थी, हवा में तेजी से लहराई। एक तीखी टकराहट की आवाज गूंजी और एक आकृति क्षण भर के लिए प्रकट हुई। उसी पल उसने आसपास के बैंगनी डोमेन को चीरते हुए बाहर निकलने का रास्ता बना लिया और फिर से रात में गायब हो गया। क्या अब शिए इतनी अच्छी तरह खुद को छिपा सकता है कि युआनन येहुई भी उसे केवल अपने डोमेन से ही पकड़ पा रही है? युआनन येहुई इस अचानक हमले से पूरी तरह सुरक्षित बच गई थी, लेकिन फिर भी वो बेहद सतर्क थी। उसने कोई और सोल स्किल नहीं छोड़ा और बस प्रतीक्षा करती हुई प्रतीत हो रही थी। उसी समय बैंगनी डोमेन के भीतर फिर से हलचल हुई। पहले जहां एक कागज काटने वाला चाकू उसे चीर गया था, अब एक ही समय में 3 ऐसे चाकू उसे चीरते हुए निकल आए। 3 सुनहरी आकृतियां एक साथ प्रकट हुईं और 6 तीखी रोशनियां 6 अलग-अलग दिशाओं से डोमेन में घुस गईं। उसी समय युआनन येहुई की 5वीं सोल रिंग चमकी और उसके बैंगनी बैटल आर्मर से तेज रोशनी फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इसी हमले की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके माथे पर एक जोड़ी सींग उभर आए, जो उसके मुकुट के खोखले सींगों में पूरी तरह फिट हो गए। शायद इसी कारण उसके बैटल आर्मर में पूरा हेलमेट नहीं था। तुरंत ही उसका शरीर लगभग 3 मीटर ऊंचा हो गया और उसके पीछे बैंगनी रोशनी का एक विशाल चक्र प्रकट हुआ। उस चक्र के केंद्र में एक विशाल आंख उभर आई। उसके चारों ओर का बैंगनी डोमेन अचानक 30 मीटर से बढ़कर 100 मीटर से अधिक हो गया। आकाश में भी एक विशाल बैंगनी आंख प्रकट हुई और स्वर्ग से लगभग 30 मीटर व्यास वाले क्षेत्र को घेरता हुआ एक विशाल बैंगनी प्रकाश स्तंभ नीचे उतर आया। 6 तलवार जैसी प्रक्षेपिकाएं उस बैंगनी प्रकाश में घुस गईं। उन्हें तुरंत भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, फिर भी वो दृढ़ता से आगे बढ़ती रहीं। भयंकर ड्रैगन की गर्जनाएं गूंजी और उन 6 प्रक्षेपिकाओं के बीच अचानक एक संबंध बन गया। वे आपस में लिपटकर एक सुनहरा बवंडर बन गईं, जो हवा में घूमता हुआ बैंगनी प्रकाश स्तंभ से टकराया। भयंकर विस्फोट हुआ, जिसकी शक्तिशाली तरंगे सी गॉड लेक में फैल गईं। हालांकि अधिकतर ऊर्जा ऊपर आकाश की ओर उठ गई। आकाश में अनगिनत तलवार प्रक्षेपिकाएं नाचने लगी और भयानक ऊर्जा लगातार फूटती रही। बैंगनी आंखों से निकलने वाला प्रकाश स्तंभ सब कुछ निगलने में सक्षम था और सुनहरा बवंडर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, जैसे किसी तरह खुद को संभाले हुए था। इसी समय 6 प्रक्षेपिकाओं से बना वो बवंडर अचानक एक में समा गया और उसके भीतर से एक आकृति प्रकट हुई। वो और कोई नहीं बल्कि शिए था। उसने धूसर रंग का बैटल आर्मर पहना हुआ था और उसका पूरा शरीर धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तुरंत ही उसके पीछे एक और बिल्कुल वैसी ही आकृति उभरी, लेकिन उसने सुनहरा बैटल आर्मर पहना हुआ था। दोनों आकृतियां धीरे धीरे एक हो गईं और शिए के पैरों के नीचे की 5वीं सोल रिंग चमक उठी। ट्विन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, शिए गरजा। दोनों आकृतियां एकदम से एक में समा गईं। उसके हाथ में अब एक नया खंजर था, जो पहले के लाइट ड्रैगन डैगर और शैडो ड्रैगन डैगर से लगभग आधा फुट लंबा था। उसकी धार का आधा भाग सुनहरा था और आधा पारदर्शी धूसर, जो एक अजीब लेकिन प्रभावशाली दृश्य बना रहा था। 2 चमकदार ड्रैगन आकृतियां उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी और ऊपर से गिरता बैंगनी प्रकाश उसके शरीर को छूने से पहले ही कटकर अलग हो जा रहा था। वो उफनते समुद्र में खड़ी अडिग चट्टान जैसा प्रतीत हो रहा था। उसके हाथ का 2 रंगों वाला खंजर हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा और बैंगनी रोशनी को आसानी से काटता गया। अब उसके बैटल आर्मर ने भी 2 रंग अपना लिए थे।
यूएनएन ये हुई आश्चर्य से उसे देख रही थी, जबकि उसका खंजर तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। फिर अचानक उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अगले ही क्षण उसके चारों ओर की सारी बैंगनी रोशनी गायब हो गई और उसका शरीर अपने सामान्य रूप में लौट आया। 2 ड्रैगन आकृतियां उसके चारों ओर घूम रही थी, जबकि शिए का खंजर उसके सामने रुक गया। मैं हार गई, यूएनएन ये हुई ने गहरी नजर से उसे देखते हुए कहा। तुम अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, शिए ने जैसे किसी तंद्रा में कहा। तुम्हारी डेमोनिक आई इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होनी चाहिए थी, और इस पूरे युद्ध में तुमने अपने टाइटन जायंट एप की शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं किया। यूएनएन ये हुई ने बिल्कुल अलग जवाब दिया। तुम इतने समय से मुझे अपनी 5वीं सोल स्किल नहीं बता रहे थे, क्या तुम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे? शिए ने बिना हिचकिचाए सिर हिला दिया। वो सचमुच इसी दिन का इंतजार कर रहा था, और इसके लिए उसने बहुत खून पसीना बहाया था। अपनी अथक मेहनत से उसने आखिरकार ट्विन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन विकसित कर लिया था, जो उसके 2 मार्शल सोल्स को मिलाकर एक सोल स्किल बना देता था। ये असली सोल फ्यूजन स्किल नहीं थी, लेकिन उससे बहुत करीब थी। उसे प्रेरणा वू सिदोआ की हेल वाइट टाइगर से मिली थी, और एजिलिटी हॉल के मास्टर लियांग शियाओयू की मदद से वो अपना रास्ता खोज पाया था। उसे पता था कि अपनी मौजूदा शक्ति से वो यूएनएन ये हुई को हराना बहुत कठिन होगा, इसलिए उसे खुद को बेहतर बनाने के लिए विशेष रणनीति अपनानी पड़ी, और आखिरकार उसकी सारी मेहनत इस क्षण सफल हो गई। हालांकि अगर यूएनएन ये हुई अपने टाइटन जायंट मार्शल सोल का इस्तेमाल करती तो उसे हराना उसके लिए बेहद कठिन हो जाता। उसकी रक्षण क्षमता बहुत ज्यादा थी, लेकिन यूएनएन ये हुई ने स्पष्ट रूप से खुद को रोका था, इसलिए शिए को जीत अपेक्षा से कहीं आसान मिल गई। इतनी तैयारी के बाद इतनी आसान जीत, वो खुद विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या तुम बेवकूफ हो? यूएनएन ये हुई ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा। साथ ही उसने आगे बढ़कर उसका कंधा पकड़ लिया, ताकि उसकी सोल स्किल का प्रभाव खत्म होने के बाद वो हवा से नीचे न गिर जाए। शिए के ट्विन ड्रैगन डैगर की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई, और वो यूएनएन ये हुई के चेहरे पर झलक रही हल्की सी नाराजगी और लज्जा को स्तब्ध होकर देखता रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। इस क्षण में यूएनएन ये हुई इतनी आकर्षक लग रही थी, मानो वो अपनी सामान्य ठंडी और उदासीन छवि से बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गई हो। भले ही वो हमेशा ठंडी और भावनाहीन दिखाई देती थी, फिर भी वो इंसान ही थी, और इसलिए मानवीय भावनाओं से अछूती नहीं थी। अपने सामने खड़े उस हक्के बक्के आदमी को देखकर यूएनएन ये हुई के मन में आया कि उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा दे। दोनों धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरे और अपने अपने कमल के पत्तों पर उतर गए। यूएनएन ये हुई के गाल हल्के लाल हो गए थे जब उसने उसे छोड़ दिया। तभी शिए को सचमुच समझ आया कि अभी अभी क्या हुआ था। वो अचानक खुशी से चिल्लाया और उछलकर हवा में ऊपर चला गया। लेकिन तभी उसे याद आया कि कैसे शूलिदी की खुशी पानी में गिरकर दुर्घटना में बदल गई थी। इसलिए उसने जल्दी से अपने शरीर को संभाला और धीरे धीरे पंख की तरह अपने कमल के पत्ते पर उतर गया। यूएनएन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब से तुम जो कहोगी वही करूँगा। आज से मैं पूरी तरह तुम्हारा हूँ। अपने कमल के पत्ते पर उतरने के बजाय शिए यूएनएन ये हुई के पत्ते पर उतर गया। शूलिजी उससे कहीं ज्यादा मोटा था, लेकिन शिए की चमड़ी उससे कहीं ज्यादा मोटी थी। इस समय वो पहले ही यूएनएन ये हुई को अपनी बाहों में जकड़ चुका था और खुशी से लगभग रो रहा था। अरे, जरा संभल कर, अभी तो हम अंतिम चरण तक भी नहीं पहुंचे हैं, तांग युनमेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये देखकर तांग वुलिन ने भी लंबी राहत की सांस ली। आखिरकार इतने सालों की कोशिश के बाद शिए ने अंततः यूएनएन का दिल जीत लिया था। वो सच में उनके लिए खुश था। उसी समय उसकी नज़र अनायास दूर की ओर चली गई। लिजी सफल हो गया, शिए भी सफल हो गया, लेकिन उसका क्या? दुर्लभ सहनशीलता दिखाते हुए यूएनएन ये हुई ने तुरंत शिए को दूर नहीं फेंका। वो बस उसकी बाहों में हल्का सा विरोध करते हुए फुसफुसाई, मुझे नीचे उतारो। अगर तुम ऐसे ही मुझे शर्मिंदा करते रहे तो मैं अपना फैसला बदल दूंगी। नहीं, ऐसा मत करो। शिए ने तुरंत उसे छोड़ दिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और वो पास से उसके सुंदर चेहरे को देख रहा था। इतने सालों की मेहनत के बाद वो आखिरकार सफल हुआ था। उसने अपने बाएं हाथ से यूएनएन का हाथ पकड़ लिया और दाहिने हाथ से अपनी आत्मिक शक्ति से अपना कमल का पत्ता खींच लिया। फिर वो अपने पत्ते पर खड़ा हुआ और उसे वापस अपनी जगह ले गया। उसकी सारी बेचैनी, निराशा और चिंता गायब हो चुकी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो एक विजयी मुर्गे जैसा लग रहा था, और यूएनएन ये हुई को सोचना पड़ा कि क्या उसने सही चुनाव किया है या नहीं। इस समय केवल एक ही लड़की बची थी जिसने अभी तक अपना चुनाव नहीं किया था।
हमारे नियमों के अनुसार जो महिला प्रतिभागी अभी तक अपना घूंघट नहीं हटाती, वे केवल अंत में ही अपना चुनाव कर सकती हैं। गर्ल नंबर 17, क्या तुम किसी पुरुष को चुनना चाहोगी? तांग वुलिन की सारी घबराहट उसी क्षण गायब हो गई। उसने लगभग 100 मीटर दूर खड़ी घूंघट वाली लड़की की ओर देखा। बाकी सभी लोग उसी की ओर देख रहे थे, खासकर वे जो पहले ही समझ चुके थे कि वो कौन है। शिए शिए और युआनैन ये हुई भी शांत हो गए और लड़की नंबर 17 को देखने लगे। फिर उन्होंने तांग वुलिन के पास खड़ी 3 महिलाओं को देखा और उनके चेहरे गंभीर हो गए। वो अभी तक अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही थी? क्या उसे उसकी वापसी पर खुश नहीं होना चाहिए था? उन दोनों के बीच आखिर हुआ क्या था? कुछ क्षण की चुप्पी के बाद लड़की नंबर 17 ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ये बहुत हल्का सा इशारा था, लेकिन तांग वुलिन को ऐसा लगा जैसे उसे बर्फीले ग्लेशियर में फेंक दिया गया हो। उसने सिर हिला दिया। उसने किसी को नहीं चुना। उसने अपना घूंघट भी नहीं हटाया। इसका मतलब साफ था, उसके मन में किसी के लिए भी प्रेम नहीं था और वो इस विवाह मिलान समारोह में कोई साथी ढूंढने का इरादा भी नहीं रखती थी। तांग वुलिन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को कस कर जकड़ लिया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई और तभी उसके मन में अतीत की यादें उभरने लगी। क्यों? तुमने मुझे क्यों नहीं चुना? इसके बाद तांग वुलिन और गु युए की पुरानी यादों का एक लंबा भावनात्मक फ्लैशबैक शुरू होता है। उनकी पहली मुलाकात, दोस्ती, एक दूसरे के लिए बलिदान और उनके बीच का गहरा संबंध। उसके जीवन के अंधकार में एक रोशनी आई थी। वो थी गु युए। एक दिन उसने पूछा था, तुम ये लोहे की जंजीरें क्यों पहन रहे हो? शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए। शिक्षक मेरे साथ थोड़े सख्त हैं। भोजन के समय उसने अपनी भाप वाली रोटी उसे दे दी थी। मैं इसे खत्म नहीं कर सकती, तुम खा लो। ये छोटा सा इशारा था, लेकिन उसी क्षण से उनके बीच की दूरी मिट गई। गु युए रहस्यों से भरी हुई थी, जैसे कोई गहरा प्राचीन कुआं, और साथ ही वो चांद की तरह थी जो उसके अंधेरे रास्ते को रोशन करती थी। वो तो बस ब्लू सिल्वर घास जैसा कमजोर था और वो तत्वों की शक्ति से धनी थी। फिर भी वे बार बार मिलते रहे। जब वो घायल हुआ, उसने उसे बचाया। जब वो मरने वाला था, उसने अपनी जीवन शक्ति खर्च करके उसे ठीक किया। वे दोनों जीवन और मृत्यु के क्षणों से साथ गुजरे थे। इस दुनिया में इससे मजबूत बंधन कोई नहीं होता। भले ही समय के साथ दूरी आ गई हो, फिर भी उनका संबंध कभी नहीं टूटा। उनके दिल और मार्शल आत्माएं एक अदृश्य जंजीर की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। वे अलग हो सकते थे, लेकिन उनके बीच का संबंध कभी नहीं टूट सकता था। उसके सिर हिलाते ही एक ही पल में वे सभी दृश्य उसके मन में कौंध गए। वे सब यादें ऐसे उस पर टूट पड़ीं जैसे कोई दिव्य तलवार जो स्वर्ग और पृथ्वी को भी 2 टुकड़ों में काट सकती हो। 3 साल से भी ज्यादा समय तक, 1000 दिनों और 1000 रातों तक उसके दिल में सिर्फ वही थी। लेकिन जब वो इस सी गॉड फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन में उससे मिलने लौटा, तो उसने उसके लिए अपना घूंघट तक हटाना भी मंजूर नहीं किया। उसके दिल में कड़वाहट का भाव उमड़ आया और वो जल्द ही एक ऐसे दर्द में बदल गया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। बड़े भाई, नायर ने उसके पास से धीरे से पुकारा। तांग वुलिन ने लकड़ी की तरह जड़ होकर उसकी ओर देखा और फिर हल्की सी मुस्कान दे दी। नायर वहीं ठिठक गई। उसने अपने बड़े भाई के चेहरे पर ऐसी मुस्कान पहले कभी नहीं देखी थी। वो मुस्कान कड़ी और अटपटी थी और उसमें निराशा और हताशा की हल्की झलक थी। उसका दिल अचानक असहनीय दर्द से धड़कने लगा। वो दर्द इतना गहरा था कि शब्द भी उसे व्यक्त नहीं कर सकते थे। उसने अनायास ही उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। उधर गु युए दूर से अपने घूंघट के नीचे से उसे देख रही थी और उसे खुद भी पता नहीं चला कि उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसकी लंबी पलकों में हल्की सी कंपकपी थी। वो बहुत चाहती थी कि अपना घूंघट हटा दे, लेकिन वो जानती थी कि उसे सबसे सीधे तरीके से उसके साथ अपने सभी रिश्ते तोड़ने होंगे। ट्रेन में वे सब अपने अपने भविष्य के सपनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ सपने शिए शिए जैसे ऊंचे थे, कुछ शू शियाओयान जैसे साधारण और कुछ शू लिज्जी जैसे शांत। और एक सपना था, तुमसे शादी करना। वो बस एक मजाक था, लेकिन उसने उसे स्पष्ट रूप से उदास कर दिया था। वो पहली बार था जब उसने उसे इतना उदास देखा था। वो जैसे पतझड़ की हवा में कांपते सूखे पत्ते की तरह लग रही थी। आखिर उसके साथ हुआ क्या था? शायद उसके सपने सच में बहुत बहुत भारी थे, इतने भारी कि सबके शक और विरोध के बावजूद उसे उन्हें उठाकर आगे बढ़ना पड़ रहा था।
वो अपने दोस्तों के इस समूह को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनसे झूठ बोलने के बजाय उसने कुछ भी बताना ही छोड़ दिया। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। तुम्हें खुद को मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम हमें वो बताओ जो तुम नहीं बताना चाहती। तुम्हारा सपना क्या है? मैं सेना में शामिल होना चाहती हूँ। वो खुद और शक्तिशाली बनना चाहता था ताकि अपने माता पिता और नायर को ढूंढ सके। वो खिड़की के बाहर देखने लगा और उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हुए मुस्कुराया। शायद उसने उसके चेहरे का वो भाव देख लिया था और तभी उसके मन में कई दृश्य कौंध गए। उस रात उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें अब काली नहीं थी, उनमें हल्की बैंगनी चमक आ गई थी। उसकी हथेली के ऊपर रोशनी की एक गेंद झिलमिला रही थी और बैंगनी आभा की आखिरी झलक चमक कर गायब हो गए। वो चांदनी रात के रहस्य की तरह सुंदर और आकर्षक थी और उसकी आंखें मानो प्राचीन गहरे कुओं की तरह थी। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में यात्री भी होते हैं और रास्ते के दृश्य भी। एक दिन मैं उतर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सबसे सुंदर यादें देकर जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे मन में हमेशा इसी रूप में जीवित रहूं और इस गुजरते हुए दृश्य में अमर हो जाऊं। मैच मेकिंग सम्मेलन का चौथा चरण, 3 जन्मों तक फैला हुआ प्रेम समाप्त हो गया। लेकिन जिस पल का तांगबुलिन बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो उसके हल्के से सिर हिलाने के साथ ही टूट गया। उसकी बिना शब्दों की अस्वीकृति ने उसकी पूरी दुनिया को अंधेरे से भर दिया। इस पल वो बस यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहता था और कहीं जाकर खुद को छिपा लेना चाहता था। ठीक है, चूंकि लड़की नंबर 17 अपना चुनाव नहीं करना चाहती, हम उसे मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन अभी एक अंतिम चरण बाकी है, इसलिए आप अभी जा नहीं सकती। लड़कियां कृपया अपनी जगह पर लौट जाएं। आपके सभी चुनाव दर्ज कर लिए गए हैं और अब हम सी गॉड फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन के अंतिम चरण यानी हैप्पीली एवर आफ्टर की शुरुआत करेंगे। इस चरण में पहल पुरुष प्रतिभागियों के हाथ में होगी और अंतिम निर्णय वही लेंगे। अगर आप उस स्वर्गीय युवती को चुनते हैं जिसने आपको चुना है, तो हम आपको हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। इस चरण में जिन्होंने किसी पुरुष को चुना है, उन्हें उसे कुछ कहने के लिए 30 सेकंड मिलेंगे। अगर एक ही पुरुष को कई युवतियों ने चुना है, तो उन्हें उसके दिल को जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी। अगर कोई पुरुष ऐसी लड़की को चुनता है जिसने उसे नहीं चुना, तो उसे 1 मिनट का प्रेम प्रस्ताव देने का मौका मिलेगा। लेकिन आंकड़ों के अनुसार ऐसे मामलों में असफलता की संभावना 80% से अधिक है। और हाँ, इस अंतिम चरण में सफल जोड़ों को भी दूसरे लोग चुनौती देकर अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। जोड़े को मिलकर सभी चुनौतियों का सामना करना होगा और सी गॉड लेक के किनारे तक पहुंचकर ही जीत पूरी होगी। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नंबर है शिए शिए। शिए शिए ने सभी पुरुष प्रतिभागियों को घूरते हुए चारों ओर देखा। उसके पास खड़ा एक आदमी हंसते हुए बोला, चिंता मत करो भाई, कोई तुम्हें चुनौती नहीं देगा। हम में से सिर्फ तुम ही इतने बहादुर हो जो एक टाइटन जायंट एप से शादी करने की हिम्मत रखते हो। शिए शिए ने उसे घूरा और गर्व से आगे बढ़ गया। मैं युवानुएन येहुई को चुनता हूँ, उसने चिल्लाकर कहा, जबकि उसका कमल पत्र अभी रुका भी नहीं था। अरे अभी तुम्हारी बारी नहीं है, लान मुज्जी हंसते हुए बोले। शिए शिए ने सीना फुलाकर कहा, मुझे परवाह नहीं, मैं उसे ही चुनूंगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। युवानुएन येहुई भी अपने कमल पत्र पर आगे आई और बोली, मुझे नहीं पता कि इस शर्मनाक आदमी को चुनना सही फैसला था या नहीं, लेकिन मैं बस यहाँ से जल्दी निकलना चाहती हूँ। शिए शिए जोर से हंस पड़ा, अब से मैं तुम्हारा हूँ। वो अपने कमल पत्र से उछलकर सीधे उसके पास पहुंच गया। युवानुएन येहुई उसे पानी में ढकेलना चाहती थी, लेकिन जब उसने उसका हाथ थामा तो उसे एहसास हुआ कि अब वो उसे पहले की तरह नहीं ठुकरा सकती। इतने सालों तक उसने कभी हार नहीं मानी। वो लगातार मेहनत करता रहा ताकि उसके योग्य बन सके। वो कैसे इसे नजरअंदाज कर सकती थी? उसमें कई कमियां थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका धैर्य और प्रेम में उसकी निष्ठा। उसने कभी किसी दूसरी लड़की में रुचि नहीं दिखाई और हमेशा उसके आसपास ही रहता था। असल में जिसने उसका दिल छुआ था, वो उसके प्रेम प्रस्ताव नहीं थे, न ही उसकी कठिन साधना, बल्कि वो पानी की बाल्टी थी जो वो हर सुबह उसके हॉस्टल के दरवाजे पर रख जाता था। उसे अच्छा लगता था जब वो उसके लिए मेहनत करता था। उसकी आंखों में झलकती शांत, सच्ची और कोमल भावना पसंद थी। एक दिन उसने अनजाने में उसके चेहरे पर वो भाव देख लिया था और उसी ने सीधे उसके दिल को छू लिया था। असल में उसने बहुत पहले ही अपने दिल में उसे चुन लिया था, लेकिन वो डरी थी कि कहीं वो सिर्फ उसका क्षणिक आकर्षण न हो। लेकिन उसने समय की परीक्षा पास कर ली। दिन प्रतिदिन, साल दर साल उसकी निष्ठा और दृढ़ता सामने आती रही। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपने सपनों की लड़की का दिल जीत लिया। मैं घोषणा करता हूं कि सी गॉड फेट मैचमेकिंग कन्वेंशन का पहला सफल जोड़ा है युवानुएन येहुई और शिए शिए।
झील के चारों ओर रोशनी के कण आसमान में उठे और रंगीन आतिशबाजी बन गए। शिए का चेहरा इन रोशनियों से चमक रहा था। उसकी आम लापरवाह मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने युवानुएन येहुई के दोनों हाथ पकड़कर धीरे से कहा, युवानुएन, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं वादा करता हूं, मैं अपनी जिंदगी लगाकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारे लिए पूरी दुनिया भी छोड़ सकता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया है। युवानुएन येहुई उसे देखती रह गई। उसके गंभीर चेहरे को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हल्के से सिर झुका लिया और शर्माते हुए धीमे से कहा, शिए अपनी भावना रोक नहीं पाया और उसने उसे कसकर गले लगा लिया। इस बार उसे धक्का नहीं दिया गया, बल्कि दो कोमल बाहें धीरे धीरे उसकी कमर के चारों ओर लिपट गईं। झील की सतह और किनारे पर बैठे दर्शकों से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पहली जोड़ी बन चुकी थी और हर कोई उन्हें बधाई दे रहा था। शिए की आंखों में आंसू भर आए। वो इस दिन का बहुत बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। यहाँ तक पहुँचने का सफ़र बेहद कठिन रहा था। तांग वुलिन भी चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए पूरे जोर से ताली बजा रहा था। बधाई हो युआनैन, शिए। आतिशबाजी धीरे धीरे खत्म हो गई और शिए और युआनैन येहुई के पैरों के नीचे की कमल पत्तियां सुनहरी हो गईं, जो उन्हें धीरे धीरे किनारे की ओर ले जाने लगीं। अब कोई चुनौती नहीं थी, सिर्फ आशीर्वाद थे। वे तुरंत वहां से नहीं गए। वे शू लिजी और ये शिंगलान के साथ खड़े रहे, जो अभी अभी अपने गीले कपड़े बदल कर आए थे। शू लिजी ने माफ़ी भरे स्वर में कहा, माफ़ करना सिस्टर शिंगलान, हमारी वजह से हमें भी आतिशबाजी नहीं मिली। ये शिंगलान ने उसका गोल मटोल हाथ पकड़ लिया, जैसे वो बचपन से अनगिनत बार करती आई थी। यहाँ की आतिशबाजी तो कम है, मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए। तुम्हें मेरे लिए और आतिशबाजी खरीदनी होगी। ये सुनकर शू लिजी के चेहरे पर तुरंत उत्साह आ गया। ठीक है, मैं श्रेक सिटी की सबसे अच्छी आतिशबाजियाँ खरीदूंगा और सिर्फ तुम्हारे लिए चलाऊंगा। शिए हंसते हुए चढ़ाने लगा, इतने नाटकीय मत बनो, पहले खुद को देखो, शू लिजी ने घूरते हुए जवाब दिया। उसी समय लान मूजी की आवाज़ सी गॉड झील की सतह से गूंज उठी। अगला प्रतिभागी है तांग वुलिन। ये सुनते ही चारों तुरंत शांत हो गए। जब उन्होंने चल रहे समारोह की ओर देखा तो सबने अनायास ही अपनी मुट्ठियां कस लीं। उनका कप्तान वापस आ चुका था, लेकिन अभी तक उन्हें उससे ठीक से बात करने का भी मौका नहीं मिला था। फिर भी वे जानते थे कि ये हिस्सा उसके और गू युबे के लिए कितना महत्वपूर्ण था। शू लिजी ने अंदाज़ा लगाया, वो अपना घूंघट क्यों नहीं उठा रही और उसने कप्तान को भी नहीं चुना। क्या वो जल रही है? शिए ने भौहें से कोड़ते हुए सिर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि बात इतनी साधारण है। तुम लोग गू युए को उतना ही जानते हो जितना मैं। जब उसने पहली बार कप्तान का पीछा करना शुरू किया था तो वो हमेशा उसके ठीक पास बैठती थी। जब भी हम हाथ जोड़ते थे वो हमेशा ये सुनिश्चित करती थी कि कप्तान का हाथ सबसे नीचे हो और उसका हाथ ठीक उसके ऊपर। ज़रूर उनके बीच कुछ हुआ है जो हमें नहीं पता, और मुझे पूरा यकीन है कि कप्तान के गायब होने का भी इससे कुछ संबंध है। युआनैन येहुई ने भी सहमति में कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर इस मैच मेकिंग समारोह में वो दोनों फिर से करीब नहीं आए तो। वो हल्की आह भरकर चुप हो गई। वो परिणाम कोई भी नहीं देखना चाहता था। दूसरे पुरुष प्रतिभागी के रूप में चुने जाने पर तांग वुलिन भी थोड़ा हैरान था। उसकी कमलपत्ती धीरे धीरे समूह के सामने आकर रुक गई। शिए और युआनैन के लिए उसके चेहरे की खुशी अब गायब हो चुकी थी। वो अपनी कमलपत्ती पर सीधा खड़ा था। वो 18 साल का हो चुका था, एक वयस्क। एक पुरुष के रूप में वो कठिनाइयों के सामने टूट नहीं सकता था। भले ही उसका दिल असहनीय दर्द से धड़क रहा हो, फिर भी उसे सीधे खड़े रहना था। कायरता से कभी कोई समस्या हल नहीं होती। लानमूजी ने कहा, हमारी 3 स्वर्गीय युवतियों ने पहले ही वुलिन को चुना था और अब उनकी बारी है कि वे अपने दिल की बात कहें। हम नाम फिर से रैंडमली चुनेंगे। तांग यानमैंग ने पहला नाम निकाला, वूसिडो। वूसिडो ने सिर उठाकर तांग वुलिन की ओर देखा। उसी समय उसके भीतर अचानक आत्मविश्वास की लहर दौड़ गई। गू युए ने ना तो घूंघट हटाया था और ना ही उसे चुना था। क्या उनकी भावनाएं सचमुच खत्म हो गई थी? अगर ऐसा है तो शायद उसके पास अभी भी मौका था। वो ड्रैगन स्पीयर देवी नार की ओर देखा। वो सचमुच बाकी सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं सुना जिससे लगे कि उसका और तांग वुलिन का रिश्ता है, और वो अभी सिर्फ 16 साल की थी। वूसिडो ने कहा, काफ़ी समय हो गया वुलिन, इस समारोह में तुम्हें चुनना मैंने बहुत सोच समझ कर तय किया है। सच कहूँ तो अगर तुम यहाँ नहीं आते तो शायद मैं किसी और को चुनती, लेकिन सच ये है कि तुम यहाँ आए। जब हमने पहली बार श्रेक एकेडमी में पढ़ना शुरू किया था तभी से मैंने तुम्हें नोटिस करना शुरू किया था।
सच कहूँ तो शुरुआत में मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं थे। मुझे लगा कि तुम सिर्फ किस्मत से यहाँ पहुँच गए हो और तुम्हें हमारे क्लास प्रेसिडेंट बनने का हक नहीं है। लेकिन तुमने बार बार अपने कामों से साबित किया कि तुम उस जगह के योग्य हो। मैं रोज़ तुम्हें बढ़ते हुए देखती रही और धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास डगमगाने लगा। तुम्हारे हाथों बार बार हारने के बाद मेरे दिल में तुम्हारी छवि और गहरी होती गई। मैं एक प्रतियोगी लड़की हूँ। बचपन से ही मैं हर चीज़ में सबसे बेस्ट बनना चाहती थी और मेरी नज़र में तुम सबसे बेहतरीन हो। सिर्फ तुम ही हो जो मेरे दिल को इस तरह धड़का सकते हो। मुझे फ्लर्ट करना नहीं आता, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँ तो तुम किसी और के मुकाबले कहीं आगे जाओगे। उसकी स्वीकारोक्ति बहुत भावनात्मक नहीं थी, लेकिन वो पूरी तरह दिल से निकली थी। तांग वूलन ने हल्की आह भरी और कहा, मुझे माफ़ करना वूसिडो, लेकिन प्रेम और शक्ति के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। मेरी नज़र में तुम सिर्फ एक सहपाठी रही हो। मेरे दिल में पहले से ही कोई और है, इसलिए मुझे तुम्हें मना करना पड़ेगा। वूसिडो ने गहरी सांस भरी और पूछा, क्या वो अभी भी वही है? तांग वूलन की आंखों में दृढ़ता चमक उठी। हाँ। वूसिडो ने सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। मुझे तुम्हें चुनने का कोई पछतावा नहीं है। तुम सच में सबसे अच्छे हो, अपने रिश्तों के मामले में भी। मैं उससे हार मान सकती हूँ। ये कहकर वो हवा में उठी और किनारे लौटने के बजाय सीधे झील में कूद गई। तांग वूलन उसे जाते हुए गुप्रोध से देखता रहा, लेकिन वो यही जवाब दे सकता था। लानमूजी ने आह भरते हुए कहा, वाकई अफसोस की बात है। अगली प्रतिभागी है डाई यूनर। डाई यूनर की कमलपत्ती आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर उदासी थी। वूसिडो के सवाल के जवाब से ही उसे पता चल गया था कि तांग वूलन का दिल उसका नहीं है। उसने कहा, काफ़ी समय हो गया भाई वूलन, मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रही थी और आखिरकार इस समारोह में तुमसे मिल पाई हूँ। तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है, तुम जानते हो? 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अगर तुम अभी अभी लौटे हो तो आखिरी व्यक्ति मैं ही थी जो तुम्हारे साथ था। क्या तुम्हें ड्रैगन वैली में बिताए हमारे पल याद नहीं? अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तुम ही मेरे दिल के एकमात्र पुरुष हो। भले ही तुम मुझे ना चुनो, ये कभी नहीं बदलेगा। मैं तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि तुम सबसे अच्छे हो। मैं तुम्हें इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि तुम हो। तांग वूलन ने हल्की आह भरी और कहा, मुझे माफ़ करना यूनर, मेरे दिल में पहले से ही कोई और है और कई सालों से वही है। मेरे दिल में उसके अलावा किसी और के लिए जगह नहीं है। मैं तुम्हें एक छोटी बहन या दोस्त के रूप में देख सकता हूँ, लेकिन प्रेमिका के रूप में नहीं। डाई यूनर की आंखों में दर्द था, लेकिन वो वापस नहीं गई। वो अपनी कमल पत्ती पर वहीं रुक गई। लानमूजी ने कहा, अब हमारी आखिरी स्वर्गीय युवती ड्रैगन स्पीयर देवी नार, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही पूरी सी गॉड झील एकदम शांत हो गई। चांदनी और तारों की रोशनी झील की लहरों पर पड़ रही थी और नार के अद्भुत सुंदर चेहरे को प्रकाशित कर रही थी। वो धीरे धीरे डाई यूनर के पास आकर रुक गई। अब वो तांग वूलन को छोटे भाई की तरह नहीं देख रही थी। तांग वूलन भी ये बदलाव महसूस कर रहा था। नार ने धीरे से कहा, बिग ब्रदर। तांग वूलन की भौहें सिकुड़ गई। नार, तुम? नार मुस्कुराई और बोली, बिग ब्रदर, क्या तुम्हें पता है कि जब तुमने मुझे 3 साल की उम्र में अपने साथ रखा था, तभी से मेरे दिल में तुम्हारे लिए भावनाएं थीं। उस समय तुम इतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन तुमने उन बुरे लोगों के सामने खड़े होकर मेरी रक्षा की थी। तुम दयालु भी हो, साहसी भी, और तुम्हारी मानसिक शक्ति तुम्हारी उम्र के किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा मजबूत है। जब तुम 6 साल के थे तब तुम्हारा मार्शल वॉल जागा, ब्लू सिल्वर ग्रास, जिसे बेकार मार्शल वॉल कहा जाता है। फिर भी तुमने सपना देखा कि तुम एक सोल मास्टर बनोगे। नायर ने अपनी आंखों में कोमल नज़र के साथ तांग वूलन को देखा। उस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नज़र में केवल वही एक व्यक्ति हो। लेकिन एक सोल मास्टर बनने के लिए तुम्हें सोल स्पिरिट्स चाहिए होते हैं और वे बहुत महंगे होते हैं। हमारा परिवार ज़्यादा अमीर नहीं था, जबकि माँ पिता बहुत मेहनत करते थे। इसलिए तुमने केवल 6 साल की उम्र में ही फोर्जिंग यानी धातु गढ़ने का काम शुरू कर दिया था। मुझे याद है जब तुमने पहली बार काम शुरू किया था तो हर दिन घर लौटते समय तुम इतने थक जाते थे कि तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव भी नहीं रहता था। तुम सीधे बिस्तर पर गिर जाते थे और जब मैं तुमसे बात करने की कोशिश करती थी तो तुम्हें सुनाई भी नहीं देता था। फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुम लगातार फॉर्जिंग का अभ्यास करते रहे और जब तुम्हें मेहनताना मिलता था तो जो पैसे तुम बचाते नहीं थे उनसे मेरे लिए टॉफ़ियाँ खरीद लाते थे। मुझे आज भी वे टॉफ़ियाँ याद हैं। वे सच में बहुत बहुत मीठी थी। क्या तुम्हें याद है, एक दिन मैंने तुमसे पूछा था, अगर मैं कहीं चली जाऊं तो क्या तुम मुझे याद करोगे? तांग वूलन मंत्रमुग्ध होकर नायर की बातें सुन रहा था। उसका मन 10 साल से भी पुराने अपने बचपन के घर की यादों में भटकने लगा। मेरे सपने सितारों के बीच हैं।
वो गोरी त्वचा वाला, काले बाल और काली आंखों वाला एक छोटा लड़का था। वो अकेले ही ईस्ट सी सिटी आया था, अपने साथ केवल अपने सपने और उम्मीदें लेकर अनजान दुनिया में कदम रखते हुए। उसके पास केवल उसका बेकार सा मार्शल सोल, ब्लू सिल्वर ग्रास था और केवल तीसरे स्तर की जन्मजात सोल पावर। उस विशाल शहर में वो बस एक छोटे से घास के बीज की तरह था, जो हवा में उड़ते हुए अपने दिल के सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। जब उसकी उम्र के दूसरे बच्चे अभी भी अपने माता पिता के प्यार में पल रहे थे, तब तक वो अपना घर खो चुका था। अगर मैं एक दिन चली जाऊं तो क्या तुम मुझे याद करोगे? बिल्कुल करूंगा, मैं तुम्हें बहुत बहुत याद करूंगा। रात की ठंडी और सुहानी हवा उसके गालों को छू रही थी। उसके दिल में एक गर्म एहसास उमड़ आया और वो मुस्कुरा दिया। ये कोई कड़वी मुस्कान नहीं थी, बल्कि यादों से भरी मुस्कान थी। उसके दिल में वो चांदी बाल वाली लड़की कभी दूर नहीं गई थी। वो हमेशा उसकी यादों के एक कोने में मौजूद रहती थी, डूबते सूरज के नीचे खड़ी, अपनी मीठी आवाज़ में उसे बड़े भाई कहकर पुकारती हुई। मैं तांग वुलिन हूँ, मेरे सपने सितारों के बीच हैं। जब एक साधारण बीज बढ़कर एक हरे भरे मैदान में बदल जाए, क्या मैं तब तुमसे फिर मिल पाऊंगा? अभ्यास 12। बड़े भाई, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे तुमसे प्यार करने दोगे? मैं सच कह रही हूँ। नायर का चेहरा बेहद गंभीर था, इतना गंभीर कि एटलस डोलुआ भी उसकी दृढ़ता देखकर चकित रह गया। अभी कुछ ही समय पहले निराशा में डूबे तांग वुलिन के दिल में अचानक हलचल मच गई। अगर उसे अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण महिला चुननी पड़े, तो वो सच में अपनी माँ, नायर और गुयुए में से किसी एक को चुन नहीं सकता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि नायर इतने लोगों के सामने सी गॉड फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन में उससे ऐसा कुछ कहेगी। नायर, तुम मेरी छोटी बहन हो। नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी नायर हूँ और हमारा खून का रिश्ता नहीं है। मैं अब तुम्हारी छोटी बहन नहीं बनना चाहती, मैं बस तुम्हारी नायर बनना चाहती हूँ, उसने जिद्दी स्वर में कहा। तांग वुलिन का शरीर हल्के हल्के कांपने लगा। समय समाप्त हो गया है नायर, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मैं तुम्हें और बोलने नहीं दे सकती। तांग युन मैंग की आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही थी। दर्शकों में मौजूद लगभग सभी लोग तो हैरान होकर मुंह खोले खड़े थे, बस वो फिर भी खुद को काफ़ी शांत दिखाने की कोशिश कर रही थी। नायर ने सिर झुका लिया, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसने अपने दिल की सारी बातें कह दी थी, बस एक वाक्य छोड़कर। बड़े भाई, अगर तुमने मुझे नहीं चुना तो? तांग वुलिन ने वू सेदुआ और दाई यूएनआई को ठुकराते समय अपने दिल को कठोर बना लिया था, लेकिन नायर का इजहार उसके दिल की जड़ तक हिला गया। उसने कभी कसम खाई थी कि वो नायर को फिर कभी रोने नहीं देगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वही उसे रुला देगा। नायर, तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उठ रहा था। जैसा नायर ने कहा था, उनका खून का रिश्ता नहीं था। नायर वो छोटी बहन थी जिसे उसने अपने साथ रखा था, और वो उसकी देखभाल असली छोटी बहन की तरह करता आया था। नायर ने अचानक सिर उठाया और उसे तीखी नज़र से देखा। अगर मैं कभी गई ही नहीं होती तो कोई और तुम्हारा दिल नहीं चुरा पाता। ये सुनकर तांग वुलिन सिहर गया। अगर वो कभी गई ही नहीं होती और हमेशा उसके साथ रहती तो? इसके बाद नायर की नज़र उसके पीछे खड़ी घूंघट वाली लड़की पर चली गई। उधर लान मुज्जी और तांग युन मैंग दोनों तांग वुलिन की ओर देखने लगे। लान मुज्जी ने आह भरते हुए कहा, जूनियर शिष्य भाई वुलिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी पहली मुलाकात इतनी जटिल परिस्थितियों में होगी। तुम्हारी इतनी सारी प्रतिभाशाली जूनियर शिष्या बहनें तुमसे प्यार का इजहार कर रही हैं, यहाँ तक कि हमारी अपनी छोटी देवी भी। अब तुम्हें फैसला करना होगा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने जीवन के इस चरण को पार किया है, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि सबसे अच्छा तरीका है निर्णायक और स्पष्ट होना, वरना तुम सभी को दुख पहुंचाओगे। अभी अपना चुनाव करो। सभी को चोट पहुंचाने से बेहतर है कि तुम अपने दिल की सच्चाई बता दो। अगर नायर ने अभी अभी अपना इजहार नहीं किया होता तो तांग वुलिन बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता, लेकिन अब वो सच में नहीं समझ पा रहा था कि क्या करे। वो नायर को चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? तांग वुलिन सी गॉड झील की सतह पर खड़ा था, उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे। ये पहली बार था जब उसका दृढ़ निश्चय डगमगाया था। अगर उसे पहले से पता होता कि ये मैचमेकिंग सम्मेलन ऐसा होने वाला है, तो वो यहाँ कभी नहीं आता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो दो सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं के सामने खड़ा होकर यातना झेल रहा हो। जूनियर शिष्य भाई वुलिन, कृपया अपना निर्णय लें, लान मुज्जी ने धीमे स्वर में कहा। तांग वुलिन ने गहरी सांस ली और अपने पूरे शरीर की ताकत जुटाने की कोशिश की। वो अपने दिल का जवाब जानता था।
वो नायर को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन उससे झूठ बोलना उससे भी ज्यादा बुरा था। और चाहे स्थिति कितनी भी जटिल क्यों ना हो जाए, वो इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहता था, चाहे उसकी संभावना कितनी भी कम क्यों ना हो। मुझे माफ करना नायर, मैं लड़की नंबर 17 को चुनता हूँ। ये शब्द कहने में जैसे उसकी पूरी ताकत खत्म हो गई। झील के चारों ओर से आश्चर्य और हाँफने की आवाजें उठी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ड्रैगन स्पीयर देवी के सच्चे इजहार को ठुकराकर लड़की नंबर 17 को चुन लिया, खासतौर पर तब जब उसने खुद उसे नहीं चुना था और अपना घूंघट भी नहीं उठाया था। ये कैसे संभव था? उसने वू सिदुआ, दाई यूएनआई और नायर तीनों टॉप सुंदरियों को ठुकरा दिया, और इसके बजाय उसने एक ऐसी लड़की को चुना जिसमें उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। किनारे पर, वाह, जैसा हमारे कैप्टन से उम्मीद थी वो हमेशा की तरह जबरदस्त है। बस नायर, शिए ने उत्साह में मुट्ठी भींच ली। युआनैन, ये हुई, ये शिंगलान और शू लिची के चेहरे पर भी तनाव था। उन्हें पता था कि ये तांग वुलिन के जीवन का निर्णायक मौका है। हल्की रोशनी हवा में चमकी और लड़की नंबर 17 का कमल पत्ता धीरे धीरे आगे बढ़ाया। लान मुज्जी और तांग युनमेंग ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में समान आश्चर्य था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नायर को ठुकरा दिया जाएगा। तांग वुलिन का जवाब सुनते ही नायर का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। वो एक कदम पीछे हटी और उसका आधा पैर लगभग पानी में पड़ने वाला था। बस किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया। लान मुज्जी ने चुपचाप निगलते हुए लड़की नंबर 17 की ओर देखा। नियमों के अनुसार अब तुम्हें अपना घूंघट हटाना होगा और उसकी 1 मिनट की स्वीकारोक्ति सुननी होगी। लड़की नंबर 17 ने कुछ पल झिझकी, फिर धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर घूंघट हटा लिया। घूंघट के पीछे एक पीला चेहरा था, काले बाल और काली आंखें। दाई यूएनआई और नायर की तुलना में उसकी सुंदरता काफी साधारण थी। उसकी आंखों से आंसू पहले ही बह रहे थे और उसके होठ हल्के हल्के कांप रहे थे। तांग वुलिन उसे रोते देखकर मुस्कुराया, तो वो पूरी तरह दिलहीन नहीं था। उसके आंसू देखकर उसे अचानक लगा कि उसका सारा दर्द शायद व्यर्थ नहीं गया। गु युए ने नायर की ओर मुड़कर कहा, तुम्हें उसे चुनना चाहिए था। नायर चुप नहीं। गु युए ने एक अजीब सी बात कही, मैं जीतना नहीं चाहती थी। नायर अचानक मुस्कुरा दी, भले ही उसका चेहरा अभी भी पीला था। उसने गर्व से सिर उठाकर गु युए की ओर देखा। कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं होती। गु युए ने आंखें बंद कर लीं और आंसू बहने लगे। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इसके लिए उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? और क्या तुम्हें पता है कि हमारा भविष्य कितना कठिन हो जाएगा? नायर ने दृढ़ता से कहा, मुझे परवाह नहीं, मैं बस खुद को पूरी तरह उसे देना चाहती हूँ। तांग वुलिन दोनों को स्तब्ध होकर देख रहा था। ये दोनों कब इतने करीब हो गए थे और ये क्या बातें कर रही थी? उसे एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा था। लान मुज्जी को भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कार्यक्रम जारी रखना था। अब तुम्हारी बारी है वुलिन, तुम्हारे पास 1 मिनट है। टैंग वुलिन ने सिर हिलाया और फिर गु युए की ओर मुड़ा। मुझे 1 मिनट की जरूरत नहीं है, मुझे बस उससे एक सवाल पूछना है। गु युए, इस दुनिया में मैंने सिर्फ एक ही महिला से प्यार किया है और वो तुम हो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन इस समय उसके पास बस यही एक सवाल बचा था। शायद यही एक सवाल काफ़ी था। उसे सिर्फ एक जवाब चाहिए था, ऐसा जवाब जो उसे अपनी सारी झिझक छोड़ देने की ताकत दे सके। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और हथेली पलट दी। उसकी खुली हुई कलाई से सुनहरे ड्रैगन जैसी स्केल्स फैलने लगी और देखते ही देखते उसके पूरे हाथ को ढक लिया। उसकी उंगलियों के सिरे पर तेज सुनहरे पंजे निकल आए और उसने उन पंजों को सीधे अपने सिर की ओर तान दिया। अचानक उसके शरीर से एक अवर्णनीय रूप से शक्तिशाली रक्त ऊर्जा यानी ब्लड एसेंस का आभा क्षेत्र फूट पड़ा। जैसे ही वो आभा प्रकट हुई, वहां मौजूद सभी ड्रैगन टाइप मार्शल सोल वाले सोल मास्टर्स के मुंह से दबी हुई कराह निकल गई और उनके चेहरे पीले पड़ गए। यहां तक कि लॉन्ग युए भी इसका अपवाद नहीं था। ये कैसे संभव था? उसकी रक्त ऊर्जा इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती थी? लॉन्ग युए के चेहरे पर गहरा आश्चर्य था। उसने सोचा था कि 3 साल की कठिन साधना के बाद वो बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंच चुका है। 3 साल पहले टैंग वुलिन उसके सामने एक की लड़ाई में टिक नहीं सकता था, और भले ही उसके पास रक्तवंश का लाभ था, फिर भी गु युए की मदद के बिना वो उसे हराने में सक्षम नहीं था। लॉन्ग युए को लगा था कि इन 3 सालों में उसने वो अंतर और भी बढ़ा लिया होगा। वो अब 2 शब्द बैटल आर्मर मास्टर बन चुका था, और अगर वो अपनी पूरी ताकत से लड़े तो एक टाइटल डोलुओं के लिए भी खतरा बन सकता था। लेकिन जैसे ही टैंग वुलिन ने अपने रक्तवंश आभा छोड़ी, लॉन्ग युए को ये देखकर झटका लगा कि उसकी अपनी उग्र रक्त शक्ति
मानो समर्पण करने के लिए मजबूर हो जाती है। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी रक्त शक्ति शरीर से निकलकर टैंग बुलिन के सामने घुटने टेक देना चाहती है। 3 साल पहले की तुलना में उसकी रक्तवंश आभा अनगिनत गुना ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। ये कैसे संभव था? किसी की रक्तवंश शक्ति इतनी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कैसे हो सकती है? बड़े भाई नहीं, नायर चीख पड़ी, लेकिन उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। वो साफ देख सकती थी कि टैंग वुलिन के सुनहरे ड्रैगन पंजे उसके सिर से कुछ मिलीमीटर दूर थे और वो एक पल में अपनी जान ले सकता था। मुझे तुम्हारा जवाब जानना है, तुम्हारे दिल का सच्चा जवाब। मुझसे झूठ मत बोलना। मैं तुम्हारी आंखों और तुम्हारे रक्तवंश के जरिए तुम्हारे शब्दों की सच्चाई महसूस कर सकता हूँ। टैंग वुलिन ने जलती हुई निगाहों से गू युए की आंखों में देखा। वो उसे खाली नजरों से देखती रही। उसकी आंखों से अब आंसू बहना बंद हो गए थे। अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी सारी मानसिक दीवारें पूरी तरह ढह गई हों। वो बार बार सिर हिलाने लगी और आंसू फिर से उसकी आंखों से बहने लगे। वो अपने कमल पत्ते पर बैठ गई, घुटनों को बाहों से पकड़ लिया और अनियंत्रित रूप से सिर हिलाने लगी। टैंग बुलिन मुस्कुराया। वो गर्व से भरी मुस्कान थी। वो आगे बढ़ा, अपना हाथ नीचे किया और एक पल में उसके पास पहुंच गया। उसने उसे उसके कमल पत्ते से खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। तभी एक तेज ड्रैगन की गर्जना गूंजी और एक विशाल जीव टैंग बुलिन के पैरों के नीचे प्रकट हुआ, जो उन्हें आसमान की ओर उठा ले गया। वो विशाल जीव टायरन ड्रैगन था। उसके मजबूत पिछले पैर सी गॉड झील के तल पर टिके हुए थे, लेकिन जो हिस्सा पानी के ऊपर दिख रहा था वो ही 50 मीटर से ज्यादा ऊंचा था। उसकी मोटी काली स्केल्स, विशाल लाल आंखें और उसका डरावना विशाल शरीर उसकी अपार शक्ति का प्रमाण था। चाहे लॉन्ग युए कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका माउंटेन ड्रैगन किंग केवल एक मार्शल सोल था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे टैंग वुलिन ने एक असली टायरन ड्रैगन को बुला लिया हो। इतना ही नहीं, वो कोई सामान्य टायरन ड्रैगन भी नहीं था। झील की रोशनी में उसकी काली स्केल्स पर हल्की सुनहरी चमक भी थी। गू युए ने अपना चेहरा टैंग वुलिन के कंधे में छिपा लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। जब टैंग वुलिन ने अपने सुनहरे पंजों से अपनी जान लेने की धमकी दी थी, उसी मल उसकी 3 साल से बनाई हुई सारी मानसिक दीवारें टूट गई थीं। वो अब अपने दिल में छिपी भावनाओं को दबा नहीं पा रही थी और वो आंसुओं के रूप में बाहर आ गई। वो उन सभी पलों को कैसे भूल सकती थी जो उन्होंने साथ बिताए थे। हर खतरे के समय वो हमेशा बिना झिझक उसके सामने खड़ा हो जाता था, अपने शरीर से उसे बचाने के लिए। उसका दिल पत्थर का नहीं था। शुरुआत में शायद वो उसके पास कुछ छिपे हुए मकसदों के साथ आई थी, लेकिन समय के साथ वो सारे स्वार्थी इरादे धीरे धीरे खत्म हो गए। जब उसे एहसास हुआ कि वो खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टैंग वुलिन उसके दिल के सबसे गहरे कोने में जड़ें जमा चुका था। वो उसे अपनी जिंदगी से कैसे निकाल सकती थी? जब उसने सी गॉड फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन में अपना मुखौटा उतारा था, उसी पल उसकी भावनाएं लगभग बेकाबू हो गई थीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाला था। उसे लगा था कि उसके लिए हार मान लेना बेहतर है बजाय उसके साथ रहने के। इसलिए वो पूरे समय अपना घूंघट हटाने को तैयार नहीं थी और उम्मीद कर रही थी कि शायद वो उसे भूल चुका होगा। लेकिन जब उसने अपना इजहार किया, तब उसे समझ आया कि वो गलत थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। उसकी आखिरी मानसिक दीवार भी उसी पल टूट गई जब उसने अपने सुनहरे पंजे उठाए। उस पल वो सिर्फ उसे कसकर गले लगाना चाहती थी और उसकी गर्म बाहों में खो जाना चाहती थी, उसी आलिंगन में जिसकी उसे 3 साल से कमी महसूस हो रही थी। टैंग वुलिन ने उसे कसकर गले लगा लिया और उसका निराश दिल अचानक फिर से जीवित हो उठा। जैसे ही उसने उसके आंसू देखे, उसे समझ आ गया कि वो अब भी उससे प्यार करती है और समय उनकी भावनाओं को जरा भी कम नहीं कर पाया था। डाई यूएनआर ने ऊपर देखा, जहां वो दोनों विशाल ड्रैगन के सिर पर खड़े एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। अचानक उसे लगा कि वो यहाँ बिल्कुल बेकार है। वो उससे नफरत नहीं करती है। जैसा कि उसने कहा था, वो बस बहुत देर से मिले थे। नायर न तो रो रही थी और न ही दुखी थी। वो मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कान खुशी और उल्लास से भरी हुई थी। किसी को समझ नहीं आया कि वो किस बात पर मुस्कुरा रही थी और वैसे भी बहुत कम लोगों ने उसकी मुस्कान देखी। हमारी दूसरी जोड़ी भी बन चुकी है। हम आशा करते हैं कि वुलिन और गू युए का प्यार अगले 3 जन्मों तक बना रहे और आप दोनों हमेशा खुश रहें। अब चुनौती का चरण शुरू होने वाला था। लॉन्ग युए पहले से ही लड़ने के लिए उत्सुक था, लेकिन किसी कारण से वो आगे कदम नहीं बढ़ा पाया। उस विशाल टायरन ड्रैगन और टैंग वुलिन की शक्तिशाली रक्तवंश आभा के सामने वो लड़ने की इच्छा ही नहीं जुटा पा रहा था। और वैसे भी क्या यही नतीजा वो देखना नहीं चाहता था? आखिर उसने यूनर के प्यार को स्वीकार नहीं किया था। उसने अनारास ही अपने पास खड़ी शू मेयर की ओर देखा, वो आक्रामक और दबंग महिला। उसे देखकर वो चौंक गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ऊपर खड़े उस जोड़े को देख रही थी और इस दृश्य से इतनी प्रभावित हो गई थी कि रो पड़ी। उसी क्षण लॉन्ग युए को लगा जैसे उसके दिल की कोई तार हल्के से छू गई हो। ये एहसास उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था।